तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजुपेडो पर। इस वीडियो में हमने आपको क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 4 समझाया है और इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है कि कैसे सॉल्व की जाती है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो उसकी वीडियो के लिंक भी नीचे दिए गए हैं, जिसमें हमने तीनों मेथड को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप उसको भी देखें ताकि आपको NCERT के जो सॉल्यूशंस हैं वो बेहतर समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ सीखेंगे। हालांकि हम इसमें NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। आप चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम में हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के वो समझाए जाएंगे विस्तार से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं बारी बारी से। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी जो द्विघात समीकरण होती है, जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। इस रूप की सारी जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। और अगर इस रूप में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखी हो तो आपको क्या करना है? आपको इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ता है। हो सकता है कभी इस रूप में लिखी हो ax² = bx + c, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या -bx + c, ठीक है। तो इस तरह से लिखी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, 2x² + 4x - 5 = 0। ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। और वहीं पर अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं, जैसे 8x² = 4x + 10, तो ये इस रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो किसी भी रूप में लिखी हुई हो सकती है। बस पहचान क्या है? पहचान ये है कि इसके ऊपर ये पावर 2 होनी चाहिए, कहीं भी ये पावर 2 है ये होनी चाहिए। तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि 2 घात है इसकी। ओके, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। और अगर आपने अभी तक इसको नहीं सीखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए आपको वीडियो देख के बहुत ही मजा आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा आराम से, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, इसमें क्या क्या है देखिए। मुख्य रूप से जो एक्सरसाइज 4.1 है, इंग्लिश में भी खोल लेते हैं ताकि हमारे जो इंग्लिश के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज, ओके। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया? पहले चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करिए ये जो दी गई समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमें चेक करना है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है? चेक करते हैं, चलिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस पे तो पावर 2 लगी है, तो आप बोल दोगे हाँ है। हाँ, ये बेशक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इधर भी सॉल्व किया गया होगा अगर पावर की 2 में, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसे तो ये पता चल रही है, क्यों? क्योंकि ऐसे तो भाई हमें दिख रही है कि पावर 2 है और एक ही पर है। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे इस वाले पार्ट को, तो वो बनेगा क्या? x² प्लस में 2x + 1, ठीक है, इक्वल में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे कुछ भी घटेगा जुड़ेगा तो ये वाला पार्ट बचा रहेगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ वैसा कुछ नहीं है स्क्वायर वाला, तो इसलिए है, यस हो गया ये, ठीक है ना। तो पहला तो है। अब सेकंड देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें है नहीं कुछ करने के लिए, तो बस बताना है, तो आपको मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। जिसमें सॉल्व करना होगा करेंगे। अब देखिए, इसमें भी पावर x की स्क्वायर है, ठीक है। इस तरफ स्क्वायर का कोई नहीं, ये भी है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें देखते हैं। अब देखिए, इसमें ना कहीं दिख नहीं रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसे अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप क्या करो, इससे इसमें गुणा करके देखो और फिर चेक करो, देख लेते हैं एक बार। माइनस, तो यहाँ पर x - 2, ओके, और x + 1 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। देखिए ऐसे गुणा किया जाता है, x से x में, तो x² प्लस इस x से करोगे आप 1 में, तो 1 में करोगे तो x आएगा। फिर इस -2 से करिए x में, तो माइनस का है, माइनस का 2x, फिर -2 से करिए 1 में, तो -2, ठीक है। अब इसको सही से लिख लीजिए, x², ये भी x है, ये भी x है, तो -2x में से x गया तो क्या हो जाएगा? -x, ओके, और -2।
तो ये तो इस तरफ आ गया। अब इधर वाले को भी सॉल्व करके देखिए, x से x में गुणा करिए तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ओके, और फिर इसी x3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए 3x। ऐसे -1 से करिए x में तो -x, और ऐसे ही -1 से करिए 3 में तो क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, -3 ओनली। 1 मिनट यहाँ गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, संख्या है ना, ये तो संख्या है तो संख्या को संख्या लिखना है। तो अच्छा ये तो आएगा -x, ठीक है, और ये -3 क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसको भी ढंग से लिख लीजिए x स्क्वायर। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो घटा देंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 3। अब ये जो पार्ट आया है और ये जो पार्ट है, इन दोनों को हम आपस में इक्वल लिख के पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना आपस में। देखिए इक्वल का निशान लगा बीच में, तो चेक करेंगे कि है या नहीं। तो इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2 इक्वल में ये। अब देखिए ये भी स्क्वायर है प्लस का, ये भी स्क्वायर है प्लस का, तो कट गया ना। अब ये क्या है, -x है और ये प्लस का 2x है। तो अब हमें इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास x की स्क्वायर ही नहीं है तो बाकी क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये वाली द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाली द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करना है। तो अब आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व कर करके। ठीक है, आइए अब जो है हम इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसका ज्यादा महत्व नहीं है, बस चेक करना था, वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके दिखा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप रीड करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे आपने 3rd चैप्टर में पढ़ाई की थी ना, 3rd चैप्टर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे पूरी एक एक एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कराया गया है डिटेल में, वो भी। तो उसे जो है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये द्विघात समीकरण है, इनको हमें इक्वेशन के फॉर्म में फाउंड करना है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगल प्लॉट है। एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह समझना है इस चीज को, कि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यानी कि जो उसकी लंबाई है, ठीक है, प्लॉट की, वो उसकी चौड़ाई से 2 ज्यादा है। और ये भी कह रहा है कि 1 more, 1 ज्यादा है उसकी चौड़ाई के दुगने से, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ एंड ब्रीथ निकालनी है। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में बता रहा है कि इसकी जो लंबाई है क्षेत्र की, वह है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। देखिए क्या लिखा है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। इसका मतलब क्या, भी आपको सब समझा देता हूं। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है भाई। रेक्टेंगल बना दीजिए। इधर थोड़ा जगह ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। शेप ले लेते हैं यहाँ से। देखिए ऑनलाइन का यही प्रॉफिट है हमारे इन सब चीज़ों का, कि हम आराम से अपना कुछ भी लेके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे कि भाई जो लंबाई है और चौड़ाई है उसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। किसको, हमने x मान लिया। इसको x मान लेते हैं, चौड़ाई को, और लंबाई को मान लेते हैं y। ठीक है, जैसे अपने 3rd चैप्टर में माना था वैसे ही मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंडीशन देखनी है आपको, चाहे y क्या है ये x की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना। आइए कंडीशन देखते हैं। इसने कहा है कि भाई जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है जी, तो अब जो लंबाई हमारे पास, ठीक है, वो चौड़ाई के 2 गुने से, अब चौड़ाई का दुगना करिए। चौड़ाई का दुगना क्या होगा भाई, चौड़ाई है x, दुगना 2x हो गया। इससे 1 ज्यादा है तो 1 ज्यादा और करिए, +1। तो ये हो गई आपकी क्या, ये आपकी हो गई लंबाई। ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, यानी 2x + 1 हो गई लंबाई। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे y लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए ऐसे। अब हमें पता है कि भाई लंबाई हमारे पास उपलब्ध है,
चौड़ाई हमारे पास उपलब्ध है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो ये हमें दे ही रखा है। क्या लिखा है कि भाई लंबाई गुणे चौड़ाई हमें दे रखा है कि जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, लंबाई को रख दीजिए। लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x + 1 एक ब्रैकेट में, और ये जो चौड़ाई है b इसको रख दीजिए दूसरे ब्रैकेट में। हो सकता है कि यहाँ पे x + 5 या x + 2 भी बन सकता है किसी दूसरे समीकरण में, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि आप ब्रैकेट लगा के रखिएगा। ओके, अब वही चीज करनी है, इस x से आप मल्टीप्लाई करिए इसके अंदर, तो ये हो गया 2x² प्लस में x से फिर 1 में करिए तो x। ठीक है ना, इससे इसमें करेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको कि किससे किस में मल्टीप्लाई करेंगे ये सब। हालांकि सब नहीं बताया जाता है, इतना लेवल तो होता ही है बच्चों का, लेकिन फिर भी जो हमारे नए छात्र हैं जिनको काफ़ी मुश्किल होती है समझने में, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक द्विघात समीकरण आपको मिल गई यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो हमें बस फाउंड करना था। हालांकि सॉल्व कैसे करना ये भी मैंने आपको बताया, तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो अच्छा नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़िए, क्योंकि जब बोला नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे, बस इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे आगे वाले में भी आपको मैं सब समझाऊंगा। यहाँ दे रखा है ना, क्योंकि हल कैसे करना है तो ये मैं बताऊंगा अभी। पहले इसके हम बना लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी यही लिखा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें संख्याओं का पता लगाना है। ओके, तो क्या लिखा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत संख्या, अभी जो शब्द है ना क्रमागत और इंग्लिश में कॉन्सिक्यूटिव, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे मैंने एक लिखा, अब इसके बाद गिनती क्या आएगी? 2 आएगी। अब 2 के बाद क्या आएगी? 3 आएगी। 3 के बाद क्या आएगी? 4 आएगी। तो क्रम से होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है क्रम से, हमें जंप नहीं करना कि 1 के बाद 3 नहीं लेना या 1 के बाद 4 नहीं लेना है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब यानी क्रमागत का मतलब क्रम से। ठीक है, तो ये तो हमें शब्द समझ में आ गया। आइए अब इसको आराम से सॉल्व भी कर देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वही चीजें जैसे हमने ऊपर की है, हमें 2 वेरिएबल लेने होंगे या आप सिंगल वेरिएबल भी लेके रिलेशन बना सकते हो। तो भाई 2 क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो पहली संख्या मान लीजिए, तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रमागत का मतलब क्या है? माना, यानी लेट कर लीजिए, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं, माना पहली क्रमागत संख्या x है। ठीक है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल x। ओके, देन सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा भाई? ठीक है, ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? अब रिलेशन देखना होता है हमें भाई, क्रमागत बोला है तो एक ज्यादा होगी, तो x + 1 लिखेंगे हम इसको। क्यों लिखा हमने ऐसा? जैसे मैंने भी आपको समझाया ना, क्रम से तो भाई एक ही अंतर आता है, तो x + 1 लिखेंगे। तो पहली संख्या अगर हमने ले ली x, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी? x + 1। अगर तीसरी बोली होती, 3 क्रमागत बोली होती, तो x + 1 प्लस में 1 लिखते या फिर x + 2 लिखते। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कितना है भाई? 306। तो प्रोडक्ट यानी गुणा, तो चलिए कर लेते हैं। अब यहां पर आप लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहते हैं? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है? आइए इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार जो है हमारे पास जो कंडीशन है कि पहली और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या वो इक्वल है किसके? 306 के। ठीक है, अब इस वही चीज करनी है, x से इसमें गुणा कीजिए, द्विघात समीकरण बनाइए पहले, तो x² प्लस में इस x से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा? x, और इधर कितना है? 306। तो अब इसको पहले इधर लीजिए, प्लस में x माइनस में 306। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाते हैं। तो ये लीजिए आपकी जो है कि
ये भी एक इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व कैसे करना है आप पलक झपकते सॉल्व कर देंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, बस देखते रहिए। और ये बस रख लीजिए अभी लिख के, और जब सॉल्व करेंगे तो आप प्रैक्टिकल के तौर पे इसी को सॉल्व करिएगा, ठीक है, जब मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो देखिए, और ये प्रश्न बहुत आते हैं, आपको पता ही होगा, ये बहुत कठिन लगते हैं हमारे छात्रों को, लेकिन इतने कठिन होते नहीं है एक्चुअली में ये। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। और देखिए, माता जी हैं और रोहन है, दो लोग हैं, ठीक है। रोहन की जो मम्मी है वो 26 वर्ष बड़ी हैं रोहन से। उनकी आयु वर्षों में, यानी उन दोनों की जो एज है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, एक कंडीशन दे दी है इन्होंने, अब से 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 ईयर्स नाउ, ठीक है, 360 हो जाएगी। अगर उन दोनों की एज का गुणा कर दोगे ना तो 360 हो जाएगी। अब से हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए इंग्लिश में भी इसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माता उससे कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, उनकी उम्र का जो गुणा है वो 3 साल बाद अब से, देखो लिखा है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अभी जरा कंडीशन देखिएगा, क्या पूछा है, रोहन्स प्रेजेंट एज। तो भाई जब ये पूछा जाए तो आप इसी के अनुसार जो है कि मानते भी हैं। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, यहां पर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट ये, ओके। तो अब रोहन्स प्रेजेंट एज पूछा है तो आप यही लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, लेट कर लो, यहां लिखिए लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। माने रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, या फिर आप यूं कर लो कि हिंदी में भी लिख लीजिए, माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान बोलते हैं प्रेजेंट को, वर्तमान आयु x है, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, माता जी की भी भैया आयु होगी अब, और तो माँ की आयु क्या होगी, तो मदर्स एज हम क्या लिखेंगे, मदर्स एज, यानी माता की आयु, माँ की आयु, क्योंकि माँ की आयु तो लिखनी पड़ेगी ना। अब कंडीशन देखिए, आप खुद ही लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए कंडीशन क्या दी है कि भाई रोहन की जो माता जी हैं वो उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, 26 वर्ष बड़ी हैं। तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात, तो प्रेजेंट में इसकी एक्स एज है, तो माता की एज क्या होगी, 26 वर्ष बड़ी, यानी कि x प्लस में 26, ठीक है। तो रोहन की आयु हो गई x, अभी की आयु जो बता रहे प्रेजेंट की आयु, जैसे मेरी आयु अगर 20 वर्ष है, ठीक है, तो मेरी माँ की आयु क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, 26 वर्ष ज्यादा, यानी 46 वर्ष, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों की एज आ गई। अब एक कंडीशन बोली उन्होंने, क्या बोली कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात, तो हम यहां पर लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 वर्ष पश्चात। तो भाई 3 वर्ष पश्चात क्या हो, कंडीशन देखिए, 3 वर्ष पश्चात की जो कंडीशन है वो क्या है वो देखिए। इन्होंने बोला है कि भाई अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज बी 360, 360 हो जाएगा। उनकी आयु को अगर हम गुणा कर दें अब से 3 साल बाद, है ना, तो भाई अब से 3 साल बाद, अब आपको पहले ना वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब आपको दोनों को लिखना पड़ेगा दोबारा से, क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं अभी मैं अगर 20 वर्ष का हूं तो भाई 3 वर्ष पश्चात मेरी आयु बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी ना। 3 वर्ष पश्चात मेरी आयु हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है, यही मेन चीज है, ओके। ऐसे ही माता की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या होगी भाई 3 वर्ष पश्चात, उनकी भी तो आयु बदलेगी, तो उनकी आयु पहले से देखिए कितनी है, उनकी आयु पहले से है x प्लस 26, तो माता जी की जो आयु हो जाएगी वो x प्लस में 26, उसमें भी 3 जोड़ेंगे हम 3, तो ये हो जाएगी x प्लस 29, तो ये माँ की आयु हो गई, माता जी की आयु आ गई और रोहन की आयु आ गई 3 वर्ष पश्चात वाली। अब इस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे भाई, वही कि इन दोनों का गुणनफल, अब गुणनफल यानी कि यहां लिखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि भाई हम इन दोनों का करेंगे गुणा, रोहन की आयु का जो 3 वर्ष पश्चात है आज से और माता जी की आयु का, और दोनों का गुणा लिखेंगे 360। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि कंडीशन बताई कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। प्रेजेंट आयु को नहीं बोला है, प्रेजेंट आयु को बोलता तो हम इन्हीं का गुणा कर देते हैं, लेकिन उसने 3 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका गुणा बोला है। बस हो गया। अब इसको आप द्विघात समीकरण बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बता दिया मैंने कैसे कैसे गुणा हो रहा है। इससे इसमें करते हैं, फिर इससे इसमें करते हैं, ठीक है ना। अब प्लस 3x, 3 से करिए, और प्लस में 7 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87, ठीक है, 87 आ गया, ठीक है, इक्वल 360, ठीक है। 3 से हमने इसमें गुणा किया, 3 से 29 में गुणा किया। तो अब ढंग से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर 29x है, 3x है, दोनों जोड़िए तो दोनों x हैं, तो ये हो गया आपका 32 प्लस में 32x प्लस में 87। अब माइनस में 360 करिए और इक्वल टू लिखिए 0। तो यहाँ जो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस में, क्योंकि 360 वाला माइनस का है, इसमें घटाइए, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 8 गया, 5 में से तो नहीं जाएगा, 15 में से 8 घटाइए 7, ठीक है। उसके बाद इधर कितना बचा 2। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो है कि द्विघात समीकरण को बना लिया है और इसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बाद में हम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के तौर पर आप इसे करिएगा जब आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाऊंगा। हालांकि अगर आपको जल्दी है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार मत कीजिए, नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, वो सारा समझाया गया है, तो आप देख लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये भी हो गया। आइए अब इधर चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बड़ा टफ पड़ेगा बच्चों को, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब हम समझाएं तब भी टफ लगे तो थोड़ा फिर आपको समझना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन रीड करते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। तो यहाँ देखिए कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, अच्छा इतनी कम कर दी जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। ठीक है जी, 3 घंटे ज्यादा ले रही है, ओके, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ओह, रेलगाड़ी की चाल, तो जो पूछा जाए वही हम ज्ञात करते हैं। आइए इंग्लिश में एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमारे इंग्लिश स्टूडेंट जो मीडियम के हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, यानी कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी को 3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेवल करने में ट्रेन। फाइंड द, ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, जो पूछा जाए उसी को लेट करते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे चलिए क्या मानेंगे, ये 4th पार्ट है। आइए इधर चलते हैं, तो 4th पार्ट है, तो चलिए 4th पार्ट लिख लेते हैं। इधर हटो जी, तो ये लीजिए जी, आपका 4th पार्ट है। अब लेट करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट कर लिया हमने कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x km पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे माना ट्रेन की चाल या रेल की चाल, की बात है। ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, डिस्टेंस देख लेते हैं, जो जो हमें कंडीशन देती है वो देखते हैं। चाल तो x हो गई, और एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, ये डिस्टेंस है। तो हमें दो कॉन्सेप्ट हमारे पास, दो टॉपिक आ गए, 2 पॉइंट आ गए, सॉरी 2 पॉइंट। एक तो हमारे पास स्पीड है और दूसरा डिस्टेंस यानी दूरी। तो भाई तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, तय की गई दूरी क्या है, 480 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, हिंदी में अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में से बोलते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये हमारे हर बच्चे को फॉर्मूला रटा होना चाहिए।
इस पे गवर्नमेंट जॉब के भी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सेमेस्टर में भी, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, आपके 11th और 12th तो कहीं भी आप जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज है। और लेकिन ये है 8वीं में ही, 6ठी 7वीं में ही है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अब आपके पास क्या क्या क्वांटिटी है। देखिए आपके पास स्पीड है यानी कि चाल है, आपके पास दूरी है, तो आपको अब यहाँ समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो हम अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो टाइम आ जाएगा इधर, देखिए ऐसे कर लीजिए, इस टी को भेज दीजिए उधर, और सिर्फ हमें टाइम निकालना है तो फिर टाइम को यहाँ रखेंगे और डिस्टेंस अपॉन स्पीड नीचे हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा कि टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए दो चीजें थी। क्या थी भाई? ट्रेन की जो चाल थी हमने तो x किलोमीटर मानी है, लेकिन एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है कि चाल x किलोमीटर में 8 किलोमीटर कम हो रही है। तो ये भी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। दो चालें हमारे पास, एक तो है भाई x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, दूसरी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो दो स्पीड है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये जो दोनों स्पीड है दोनों का रिलेशन लेना है हमें। तो चलिए पहले के लिए हम इसके लिए अब दो चालें, ध्यान रखिएगा। मैं इसे लिख देता हूं भाई, ये S1 है और ये स्पीड S2 है, ठीक है। तो ऐसे टाइम भी हम ले लेंगे यहाँ पे। टाइम भी क्या निकालेंगे? टाइम भी हम दो निकालेंगे। एक हम निकालेंगे भाई अलग स्पीड से, T1 क्या होगा, और दूसरा टाइम निकालेंगे T2 अलग स्पीड से, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर स्पीड कम ज्यादा होगी तो टाइम भी बदलेगा भाई। ज्यादा स्पीड से आप कहीं जाते हो तो कम टाइम लगेगा, और अगर कम स्पीड से जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये फॉर्मूला हमें लगाना और कुछ नहीं करना है। अगर मैं T1 के लिए लिखूं क्वांटिटी, तो T1 के लिए क्या होगा? डिस्टेंस उतनी ही है लेकिन स्पीड चेंज है। ऐसे अगर मैं T2 के लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? डिस्टेंस तो उतनी ही है लेकिन स्पीड चेंज है ना। डिस्टेंस तो भाई 480 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं दोनों। तो चलिए रिलेशन बना लेते हैं। तो जो टाइम 1 निकलेगा कि पहले टाइम, अब देखिए टाइम का रिलेशन क्यों बना रहा हूं इसे भी समझने की जरूरत है बेटा। देखिए उसने एक चीज यहाँ पे कही है, रिलेशन यही होता है और कुछ तो दिया नहीं है। रिलेशन यही होता है कि देन इट वुड, ये क्या लिख रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर दिया जाए स्पीड को, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो यही हमें रिलेशन दिया हुआ है। टाइम का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो 3 घंटे है। तो इसलिए हम टाइम निकाल रहे हैं दोनों, और दोनों टाइम को निकाल के घटा देंगे एक दूसरे से। ओके, तो यहां पर आप देखिए T1 हम क्या लिखेंगे भाई? डिस्टेंस हो गई 480 बटे में, स्पीड क्या हमारे पास? पहली स्पीड है x। ठीक ऐसे ही दूसरा टाइम में कितना टाइम लग रहा है? तो भाई 480 बटे में क्या लिखेंगे? x माइनस में 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे? x माइनस में 8, ये दूसरी वाली स्पीड। ठीक है, अब आइए चलिए कंडीशन लगाते हैं इसमें। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी? प्रश्न के अनुसार ये है। अब ध्यान रखना इस बात का कि कौन सा इसमें ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा। यानी इसमें देखिए x में से 8 घटा रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 40 की स्पीड से चल रहा है ये, तो 8 कम चलेगा, ये चलेगा 32 की स्पीड से। तो अब आप देखिए यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा? टाइम तो इस वाले में ज्यादा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है, तो इसलिए ये टाइम हुआ बड़ा। ध्यान रखिएगा, घटाते हो अगर आप उल्टा घटा दोगे तो बेटा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये टाइम हुआ बड़ा, तो इसलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लिखेंगे T2 माइनस में T1, यानी इन दोनों में टाइम का अंतर कितना है? 3 घंटे का। ठीक है, यानी कि इससे जा रहा है तो 3 घंटा ज्यादा समय, ये कम समय लग रहा है, और इससे जा रहा है तो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है 380 बटे में x माइनस में 8 माइनस 380 कह रहा हूँ 480, और यहाँ पे बटे में x इक्वल क्या होगा? 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये और छोटी हो जाएगी। ये देखिए इसमें 480 दोनों में कॉमन है ना, तो 480 आप कॉमन निकाल लो बेटा, यहाँ लिख दो ये ऐसे। ये जब सॉल्व कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा विस्तार से, पूरा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और इक्वेशन मैंने नीचे सॉल्व कर रखी है, वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं नीचे ने बता रखा है। अभी अगली एक्सरसाइज में ना आपको सब बता दूंगा। देखिए, अच्छा 1 मिनट, सॉरी गलती से लिख दिया यहाँ पे पहले। इस स्टेप में खाली हमें 3 ही लिखना है क्योंकि अभी वो उधर ही है ना। अब इसको इधर ले आओ क्योंकि गुणा में, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये भाग में हो जाएगा। तो 1 अपॉन में x माइनस में 8 और माइनस में 1 अपॉन में x,
इक्वल क्या हो जाएगा 3/480। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन पूरी। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि हमने इसकी भी इक्वेशन फॉर्म कर ली। सारा जो गणित है इसमें वो यही है कि आपको इक्वेशन बना लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। सॉल्व तो सब एक ही तरीके से होंगे, लेकिन इक्वेशन अगर फॉर्म नहीं होगी सही तो आप कभी भी सही चीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा जरूरी है कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, उसको पहले समझें, उसके बाद जो है इसकी इक्वेशन बनाएं और फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, हमने जो है कि इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया ना। तो अब ऐसे ही जब ये एक्सरसाइज 4.1 हमने फिनिश कर दी, ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं सारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। मैंने आपको सॉल्व करवाना बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके वहां देख लीजिए पूरी विस्तार से कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। तीनों मेथड मैंने बता रखे हैं। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड भी देखिए, पहला मेथड इसने क्या सिखाया है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से बता रखा है मैंने, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बता रखा है। उसके बाद जो श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड, वो भी मैंने समझा रखा है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से देख लीजिए।